हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं हर संडे की तरह दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 39, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कोई भी एपिसोड देख रहे होते हैं दी करंट अफेयर शो का, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलिए। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यार, आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला करंट इवेंट है, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम। फ्रेंड्स, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। अब तक आप बैंक एटीएम के बारे में जानते होंगे, जहां पर आप एटीएम कार्ड लगा के पैसे निकाल लेते थे, लेकिन अब फाइनली देश के अंदर पहला ग्रेन एटीएम लग चुका है, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर लगा है। हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है गुरुग्राम, जहां पर एक जगह है फारूक का नगर, यहीं पर देश का पहला ग्रेन एटीएम लगा है। देखिए फ्रेंड्स, इस एटीएम से अनाज निकला करेगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि फ्री अनाज लेने के लिए यानी कि फ्री राशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए स्पेशली लगाया गया है। क्योंकि आजकल क्या होता था, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही थी। कोई अनाज के लिए एलिजिबल है, वो गया और गोडाउन में जो बैठा हुआ है 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो अनाज तोल के उसको दे दिया, यानी कि धोखाधड़ी हो रही थी। इससे बचने के लिए इस एटीएम को लगाया गया है। ये एटीएम कंप्लीटली सेल्फ ड्राइव मशीन है, यानी कि खुद से काम करेगा। इसकी कैपेसिटी क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो एटीएम लगाया गया है, ये एक बार में 70 किलो अनाज 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल सकता है। जैसे कि एटीएम की लिमिट होती है ना कि एक बार में 10,000 रुपए निकाल लिए, तो एक बार में 70 किलो तक का अनाज ये एटीएम निकाल सकता है। तो यार बहुत बड़ी बात है। इस टाइप का एटीएम दिखाई देता है, जहां पर भारत का मैप उतरा है और साथ ही अन्न पूर्ति यहां पर लिखा हुआ है और साथ ही एक इस पे स्क्रीन टच डिस्प्ले भी लगाई गई है। देखते हैं किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क्स। देखिए फ्रेंड्स, ये एटीएम है, इसके नीचे जो भी बेनिफिशियरी होगा यानी कि जो अनाज लेता है, वो अपना थैला वगैरह बैग वगैरह इसके नीचे रखेगा। यहां पर कुछ तराजू टाइप लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली इसका वेट मेजर कर लेगा। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के अनाज होंगे, यानी कि 3 टाइप के अनाज ये प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से एक हमारा होगा वीट, यानी कि जो गेहूं होता है, साथ ही राइस होता है और साथ ही मिलेट होता है, यानी कि जिसको बाजरा बोलते हैं। तो 3 टाइप के अनाज ये देगा। इसमें क्या होगा, जो बेनिफिशियरी होता है उसका राशन कार्ड की डिटेल उसको पंच करनी होगी, स्क्रीन टच है, और साथ ही अपने आधार कार्ड की डिटेल पंच करनी होगी, जिससे एटीएम ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि हाँ ये अनाज के लिए एलिजिबल है और उसका उतना ही अनाज देगा जितना उसको चाहिए, जितने अनाज के लिए वो एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, पहला ग्रेन एटीएम कहां पर लगा है, हरियाणा के अंदर लगा है। धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर लगेगा, डिफरेंट स्टेट के अंदर लगेगा। कहां पर लगा है, गुरुग्राम के अंदर एक जगह पड़ती है फारूक का नगर, यहां पर लगा है, याद रखेगा। और किसने लगवाया ये भी मैं आपको बता दूं, फैक्ट है, समझ जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लीट किया गया है और इसको जो इनिशिएट किया है वो दुष्यंत चौटाला ने किया है, जो आके आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला है कौन, ये हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी कि उप मुख्यमंत्री है। साथ ही जननायक जनता पार्टी के भी ये एक सदस्य है और खाद्य और नागरिक आपूर्ति इन्हीं के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। क्लियर है, समझ जाओगे ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। शेर बहादुर देवबा ने ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। बहुत इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, ये मत समझ लीजिएगा कि भाई दूसरे देश का प्रधानमंत्री एग्जाम में क्यों आएगा। ये जो दूसरा देश है ना, ये नेपाल है और भारत का पड़ोसी देश है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फ्रेंड्स, अब तक जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, मई में जो नियुक्त किए गए थे, वो केपी शर्मा ओली थे। मैंने आपको बताया था कि संसद भंग हो गई थी और कोई भी अपना उत्तराधिकारी पेश नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने केपी शर्मा को प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नियुक्त कर दिया था और मई से ही लगभग नेपाल का जो संसद है वो भंग चल रहा था। अब फाइनली 12 जुलाई को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट जारी की, यानी कि आदेश दिए कि जो केपी शर्मा ओली है वो अपना इस्तीफा देंगे और जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो शेर बहादुर देव होंगे। और 13 जुलाई को यानी कि अगले ही दिन प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति है नेपाल की, उसने शेर बहादुर देवबा को शपथ भी दिला दी है। और शेर बहादुर देवबा जो है, ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर देखिए, यही हैं, मतलब शेर बहादुर देवबा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है, याद रखेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये भी फैक्ट है। लगभग 1995 से लेकर 4 बार ये
2018 तक प्रधानमंत्री बन चुके। इस बार ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। एग्जाम में ये भी पूछ ले जाता है जिनको पता नहीं कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। नेपाल की प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीन के ऊपर ये है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की ये भी आदेश दिए हैं कि जो संसद भंग पड़ी हुई है उसको भी कार्यान्वित किया जाए, यानी कि उसको भी चालू किया जाए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा में होंगे सदन के नेता। हाल ही में यार चार पांच नहीं, कुछ टाइम पहले नई कैबिनेट मंत्री की लिस्ट जारी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें मैंने आपको बताया था पीयूष गोयल जी अब रेलवे मंत्री नहीं रहे, बल्कि इनको 3 नए मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। मैं आपको समझाऊंगा। हाल ही में राज्यसभा के सदस्यों ने अपना नेता पीयूष गोयल जी को चुना है। फाइनली जो राज्यसभा के नए नेता हैं वो पीयूष गोयल बन गए हैं, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो संसद का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मानसून सेशन जिसको बोलते हैं, अगर आपने संसद के बारे में पढ़ोगा जानते होंगे मानसून सेशन क्या होता है, वो अभी 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और लगभग 13 अगस्त तक चलने वाला है। 26 दिन तक ये सेशन होता है और सारी छुट्टियां वगैरह काट के 19 दिन तक ये सेशन चलने वाला है। उससे कुछ ही टाइम पहले ये राज्यसभा के नए नेता बनाए गए हैं पीयूष गोयल, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। पीयूष गोयल से पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। थावरचंद गहलोत अब राज्यपाल बन गए हैं कर्नाटक के, जिसके बाद पीयूष गोयल को नया नेता बनाया गया है, यानी कि नए नेता चुने गए हैं राज्यसभा के। पीयूष गोयल जी को कौन कौन से मंत्रालय मिले थे अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी के अंदर आता है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के अंदर आता है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पीयूष गोयल जी के अंदर आता है। सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय और सबसे अच्छा काम करने वाले नेता या फिर मिनिस्टर माना जाता है पीयूष गोयल जी को। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन कौन से मंत्रालय इनके अंडर है और राज्यसभा के नए नेता किसको बनाया गया है? पीयूष गोयल जी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि अभी अभी नया नया सेटअप किया है और साथ ही थोड़ी ये भी मुझे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि नीचे की लाइनिंग वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है, डेट्स आ गई हमारी। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फ्रेंड्स 11 जुलाई गई है तो विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? कारण आपको पता ही है, दुनिया में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से भूखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही है। लोगों को जागरूक करना, परिवार नियोजन के बारे में समझाना कि परिवार को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो क्या क्या नुकसान है, बेरोजगारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, ठीक है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाना शुरू हुआ ये भी मैं आपको बता दूं, थीम भी मैं आपको बताऊंगा इस बार थीम क्या था। ये जो दिवस है 11 जुलाई 1989 से मनाना शुरू हुआ था। ये वाला देखिए 11 जुलाई 1989 से मनाना शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रॉपर घोषणा की थी कि जनसंख्या दिवस मनाना शुरू किया जाए, लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है क्योंकि यार 1987 में अचानक से लगभग 5 अरब जनसंख्या बढ़ गई थी। 5 अरब जनसंख्या 1987 में हो गई थी, जिसकी वजह से सब लोग घबराए गए थे कि जनसंख्या बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही है। इसलिए 1989 में फैसला लिया गया कि भाई 11 जुलाई को ये दिवस तो मनाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब जो फिलहाल दुनिया भर में जनसंख्या है वो देखिए आप यहां पर, लगभग ये देखिए 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा फिलहाल जनसंख्या है। 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? फिलहाल चाइना की है, लगभग 145 करोड़ के आसपास अप्रोक्स मैं बता रहा हूं। और दूसरे नंबर पर भारत आता है पॉपुलेशन के मामले में, जहां पर 139 करोड़ के आसपास भारत की पॉपुलेशन है। क्लियर है ये चीज? तो याद रखिएगा, थीम भी एक बार नोट करा दूं। इस बार थीम था कोविड-19 महामारी का प्रजनन अक्षमता पर प्रभाव। इस बार इसका थीम था, नोट करिएगा, कोविड-19 महामारी का प्रजनन अक्षमता पर प्रभाव। ये इस बार थीम था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डे आएंगे हमारे, क्योंकि आपको पता है हर एपिसोड का फॉर्मेट मेरा यही रहता है, इंपोर्टेंट डे उस मंथ के अंदर, उस वीक के अंदर जितने भी आपको कवर करा सकूं।
17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फ्रेंड्स 17 जुलाई गई है, हाल ही में क्या, कल ही गई है। तो इसी दिन वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह भी इसलिए ही मनाया जाता है जो दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग सिस्टम है न्याय का, ठीक है, उसका सम्मान करने के लिए एक तरीके से, और साथ ही जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के लिए उनको बढ़ावा देना, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना? नोट करिएगा ये वाली चीज भी। तो 17 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था, नोट करिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। हाँ, ये वाला इस बार इसका थीम था, सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इस बार जो 17 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया गया, उसका जो थीम था सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी मुझे लगा कि हाँ यार, भारत भी कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम यूपीआई। फ्रेंड्स, भीम यूपीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप लोग करते होंगे, जगह जगह दुकान के ऊपर जाते होंगे, वहां पर एक क्यूआर कोड होता होगा आपके मोबाइल में, अगर एप्लीकेशन है तो आप उससे पे वगैरह कर देते हो, ठीक है। भीम यूपीआई ये भारत का एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डिजिटली एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के अंडर आता है। तो हाल ही में यार भारत की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि हमने ये जो मतलब भीम यूपीआई है, ये इनका एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग, सफल प्रोजेक्ट रहा। और हाल ही में जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL, ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नोट करिएगा, NIPL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसने घोषणा की है कि भूटान दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत का भीम यूपीआई स्वीकार किया है, यानी कि अपने देश में शुरू किया है। ये इसलिए किया गया है, यानी कि जो भारत से भूटान में पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं घूमने, उनकी सुविधाओं के लिए किया गया है। भूटान के अंदर जगह जगह दुकान के ऊपर, रेडी के ऊपर ये प्रॉपर QR कोड अब एक्सेप्ट होगा, यानी कि आपको भीम यूपीआई का QR कोड मिलेगा, आप इसके थ्रू ऑनलाइन वहां पर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, यानी कि कैश का एक्सचेंज वगैरह करवाने की सब प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और सॉरी, कहां पर चला गया, और आपको पता हो, मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था, जो रुपे कार्ड है भारत का, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला भी भूटान ही बना था। 2019 में एक्सेप्ट कर लिया था पहले चरण में, और दूसरे चरण में 2020 में रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया था भूटान ने। तो याद रखिएगा, भीम यूपीआई को किसने एक्सेप्ट किया, ऐसा कौन सा देश बन गया? पहला भूटान बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता गोल्डन बूट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझोगे तो मजा भी आएगा, और यार ये नॉलेज आपके पास होनी भी चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपको पता ही होगा, ग्रेट फुटबॉलर है, पुर्तगाल के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनके अंडर आते हैं, बहुत सारे गोल इन्होंने मारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूरो कप 2020 आयोजित किया गया था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, जिसमें जो विजेता टीम रही है वो इटली रही है, इंग्लैंड से जीत गई थी, जिसमें फाइनली अनाउंसमेंट भी कर दी है यूरो कप, मतलब जो यूरोप संघ, यूरो फुटबॉल संघ है, कि हमारे ये टीम विजेता रही है और ये हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। बहुत सारी टीम थी, अब उन टीम में से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाल टीम के कैप्टन हैं, ये खिलाड़ी नहीं चुने गए, ठीक है, परफॉर्मेंस इनकी काफी अच्छी थी लेकिन नहीं चुने गए, लेकिन फिर भी इन्होंने यूरो कप 2020 में गोल्डन बूट हासिल कर लिया है, और इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड भी ये बनाया है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 4 गोल्डन बूट हो चुके हैं, चौथी बार इन्होंने गोल्डन बूट जीता है। 2008 में इन्होंने पहला गोल्डन बूट जीता था। बताऊंगा क्या होता है गोल्डन बूट और किसको दिया जाता है। सेकंड गोल्डन बूट शायद उन्होंने 2011 में जीता, तीसरा 2015 में, और चौथा अब 2021 में इन्होंने गोल्डन बूट जीता। गोल्डन बूट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि किसको दिया जाता है, फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल किए हों जिसने, उसको ये गोल्डन बूट दिया जाता है। गोल्डन बूट की शुरुआत 1982 में पहली बार की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी, गोल्डन बूट को गोल्डन शू के नाम से जाना जाता था। 2010 में इंप्रोवाइजेशन किया गया और इसको गोल्डन बूट नाम दिया गया। गोल्डन बूट इस तरीके का दिखाई देता है।
ये किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ये तो आपको पता चल गया कि जो सबसे ज्यादा गोल मारता है फीफा में, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, उसको ये गोल्डन बूट दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो खिलाड़ी बराबर गोल मार दे तो किसको दिया जाएगा? उनमें से वो उसको दिया जाएगा तब ये गोल्डन बूट जो सबसे ज्यादा गोल के लिए असिस्ट करेगा, यानी कि टीम खेल रही है, गोल के लिए असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है दूसरों को, ठीक है, तो उसको दिया जाता है। अब देखिए जो ये यूरो कप हुआ था, इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ साथ एक और कोई खिलाड़ी था, क्रिप्ट कुछ नाम याद नहीं आ रहा, उसने भी बराबर 5 गोल मारे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मतलब जो ये यूरो कप हुआ है इसमें लगभग 5 गोल दागे हैं 4 मैचों में, और जो दूसरा खिलाड़ी था उसने भी 5 गोल दागे थे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये बूट मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने गोल के लिए असिस्ट भी किया था अपनी टीम को सबसे ज्यादा। क्लियर है ये चीज? तो याद भी रखिएगा, यूरो कप 2020 इंग्लैंड ने मेजबानी करी, जीता किसने खिताब? इटली ने जीता। और गोल्डन बूट किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, 37 ईयर इनकी एज है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए 4 बार, चौथी बार इनको गोल्डन बूट मिला है। नेक्स्ट है वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैंसन बने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति। फ्रेंड्स, अब तक आपने ये तो सुना होगा कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां पर स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट रहते भी हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट वगैरह है वहां पर रिपेयर वगैरह वो करते भी हैं। लेकिन फाइनली दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बना है या फिर ये इतिहास रचा गया है कि दुनिया में पहला जो अरबपति अंतरिक्ष यात्रा पर गया है वो कौन गया है? रिचर्ड ब्रैंसन गया है। रिचर्ड ब्रैंसन है कौन? देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, ये उसके फाउंडर हैं। तो ये हाल ही में 11 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। इनके साथ साथ 5 और इनके मतलब टीम मेंबर गए थे, जिसमें से एक भारतीय मूल की महिला भी गई थी, जो कि दूसरी ऐसी महिला बन चुकी है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर गई है कल्पना चावला के बाद। बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये रिचर्ड ब्रैंसन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही रिचर्ड ब्रैंसन है। इनके जो मित्र हैं वो हैं अमेज़न के फाउंडर जो कि हैं जेफ बेजोस। ये 20 जुलाई को जाने वाले थे, ठीक है, 20 जुलाई को जाने वाले हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर। लेकिन उनसे पहले 9 दिन पहले ही ये रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है? रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने नाम कर लिया है। तो ये भी अगले एपिसोड में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, तो ये याद रखिएगा। वैसे एग्जाम में आ सकता है कि जो अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस 20 जुलाई को ये भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। क्लियर है? ये जो विमान वगैरह गया था इसके बारे में डिटेल दे दूं। ये जो विमान था VSS यूनिटी अंतरिक्ष विमान ये गया था, इसके थ्रू ये गए थे। साथ ही एक विमान ने इनको मतलब सपोर्ट किया था जो कि अंतरिक्ष में जाके लगभग 45,000 फीट पर 45,000 फीट के ऊपर उससे अलग हो गया था इस विमान से, VSS यूनिट अंतरिक्ष विमान, ठीक है, सहायक विमान के थ्रू। तो ये इनकी पूरी टीम थी। रिचर्ड ब्रैंसन ये है, बाकी ये टीम थी। और ये सिरशिया बांदला है जो कि भारतीय मूल की एक महिला है, दूसरी महिला बन गई है अंतरिक्ष में जाने वाली। वर्जिन गैलेक्टिक एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने ये वीडियो भी जारी किया था, फोटो भी जारी किया था जब ये जा रहे थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम को टाला, अब 2022 में होगा आयोजन। मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि जो चौथा सेशन होने वाला है, यानी कि चौथा संस्करण होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो हरियाणा में होने वाला है। सबको पता है पंचकुला के अंदर ये होने वाला था 2021 के लिए। लेकिन फाइनली अब, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं कि ओलंपिक 2020 वाला 21 में जो होगा वो कहां पर होगा, उसको कौन होस्ट कर रहा है? टोक्यो कर रहा है, सब लोग जानते हैं। तो एग्जाम में ये बनेगा, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा खेल का माना जाता है वो खेलो इंडिया यूथ गेम ही माना जाता है, जो कि 2021 के लिए हरियाणा में होने वाले थे। हरियाणा में होगा, लेकिन अब ये 2021 में नहीं 2022 में होगा। ये देखिए, ये डेट पूछी जाएगी 2022 फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा पंचकुला के अंदर आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की तीसरी वेव आने के चांसेस है। इसी वजह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये फैसला भी लिया है। क्लियर है ये चीज? याद रखेगा। खेलो इंडिया गेम है क्या? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2018 में शुरू किए गए थे। उस टाइम पर एक मिनट,
उस टाइम पर जो हमारे खेल मंत्री थे वो थे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़। उनके द्वारा ये शुरू किया गया था भारत के अंदर जो खेल संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए और भारत को ऊपर ले जाने के लिए, खेल के मामले में यूथ को मोटिवेट करने के लिए, यूथ को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए, यूथ को जागरूक करने के लिए खेल के प्रति, इसलिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये हर साल जनवरी महीने में शुरू होते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में नहीं हो पाए थे क्योंकि सेकंड वेव ऑलमोस्ट आ ही चुकी थी। इसलिए फैसला लिया गया था कि जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसके जस्ट बाद ये शुरू किए जाएंगे और अब ये 2022 में होगा। पहला 2018 जनवरी में शुरू हुआ, दूसरा 2019 जनवरी, तीसरा जनवरी फरवरी 2020 और चौथा होते होते रह गया जो कि अब 2022 में होने वाला है। ये अंडर 18 होने वाला है, इसमें अंडर 17 भी होता है, अंडर 18 भी होता है, अंडर 21 भी होता है, यानी कि 21 से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जो भारत के कॉलेज के स्टूडेंट है वो भाग लेते हैं। इस बार ये अंडर 18 में होने वाला था, यानी कि 18 से कम उम्र के जितने भी युवा हैं वो इसमें भाग ले सकते थे और इसीलिए ये तय किया गया क्योंकि अभी तक अंडर 18 की वैक्सीन नहीं बनी है, किसी भी अंडर 18 को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, इसलिए थोड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए ये टाला गया है। नेक्स्ट है, इंटरेस्टिंग है ये वाला, इंपोर्टेंट है। भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। पहले तो खेती का नाम समझ लीजिए यार, मतलब पीछे से टच हो जाता है, हद है। भारत की पहली मोंक फ्रूट खेती, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रीन 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 जो आपको ये है यार मोंक फ्रूट, इसको नाम दिया गया मोंक फ्रूट। ये भारत के अंदर जो पहली खेती है इस फ्रूट की वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू के अंदर शुरू हो चुकी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जो मोंक फ्रूट की पहली खेती कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई उगाने के लिए, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू के अंदर शुरू की गई है। अब यार ये मोंक फ्रूट है क्या, इसकी गुणवत्ता क्या है, यानी कि इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटर है, ठीक है, नॉन कैलोरी यानी कि इसके अंदर कैलोरी नहीं है। ये एक ऐसा फ्रूट है और जो कि नेचुरल स्वीट यानी कि प्राकृतिक मिठास इस फ्रूट के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटनर। ये फ्रूट है जिसको नाम दिया गया है मोंक फ्रूट। इसका जो बीज लाया गया है वो चाइना से लाया गया है। याद रखिएगा 3 साल पहले इस फ्रूट का बीज चाइना से लाया गया था। इसके ऊपर 3 साल से प्रॉपर रिसर्च कर रहा था कौन? CSIR, साथ ही IHBT यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। साथ ही घर में उगाने का भी प्रशिक्षण इसके ऊपर हो चुका था। फाइनली अब इसका फील्ड प्रशिक्षण चालू है। तो याद रखिएगा मोंक फ्रूट की सबसे पहली खेती कहां पर उगाने की शुरुआत हुई? हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू के अंदर। याद रखिएगा मोंक फ्रूट है क्या? नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटनर, इसकी गुणवत्ता है, स्पेशलिटी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की गई। शायद जो आउट ऑफ यूपी से बिलोंग करते हैं उनको नहीं पता होगा। हाल ही में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि राज्य विधि आयोग जो है, स्टेट लॉ कमीशन, उसके थ्रू एक प्रस्ताव जारी किया गया, एक ड्राफ्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को लेकर, जिसको नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021। इसके ऊपर फैसला आना बाकी है, लेकिन एग्जाम में तो भाई क्वेश्चन बनेगा, इनका तो काम है एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 जारी किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा भाई उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इस बिल में है क्या, छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं। इस बिल में सीधा सीधा ये समझ लीजिए, मतलब जिन लोगों की संतान 2 से ज्यादा होंगी वो जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसका ज्यादातर लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले तो कारण तो यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये देखिए, एक संतान होने पर 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, यानी कि अगर एक संतान हुई है, किसी के एक संतान है और 20 साल की उम्र तक उसको फ्री इलाज दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट याद रखिए। मैं आपको कुछ मोटा मोटा इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। साथ ही 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि अगर किसी की 2 से ज्यादा संतान है तो उसको किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक, यानी कि जो चुनाव पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, अगर 2 से अधिक किसी की संतान है उसको वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। साथ ही राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं
होंगे, मतलब राशन कार्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैं अभी मैंने आपको पहला इवेंट बताया था ना कि राशन जो एलिजिबल होते हैं राशन के लिए, अगर किसी के सदस्य 4 से अधिक हो जाते हैं परिवार में, यानी कि 2 माता पिता और 2 बच्चे अगर हैं, तो वो राशन के लिए एलिजिबल होगा, यानी उसको बेनिफिट मिलेगा राशन कार्ड का। अगर यानी कि अगर राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य हो जाते हैं तो उसको राशन कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उसको मुफ्त राशन वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी 2 से ज्यादा शादी हुई है तो उनके जो बच्चे होंगे, 2 से अधिक अगर उनके बच्चे हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उस इंसान को, उस आदमी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उस जेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो उसकी वाइफ होंगी, 1 से ज्यादा है या फिर 2 हैं, उनको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से पॉइंट रखे गए। लेकिन पहला आपका काम यही है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नीति 2021 किसने प्रस्ताव इसका जारी किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव जारी किया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। शीर्षा बांदला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। आप जानते हैं भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जिसने इतिहास रचा था? कल्पना चावला थी। अब दूसरी महिला बन गई है शीर्षा बांदला, जो कि बिलोंग करती है, मैंने आपको पहले बताया, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिलोंग नहीं, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये नाम मुझे अच्छे से नहीं पता, यहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन नेशनलिटी इनकी अमेरिकन है, यानी कि फिलहाल ये एक अमेरिकन है, लेकिन है तो भारतीय मूल की ही। ये है कौन? देखिए, वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, 2 करंट इवेंट पहले बताया था, उसके वर्जिन गैलेक्टिक जो कि एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके अंदर गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशन की उपाध्यक्ष है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही सेकंड वुमेन बन गई है स्पेस में जाने वाली, स्पेस की यात्रा करने वाली। साथ ही इनके साथ टीम मेंबर भी गए थे, 5 और गए थे। एक तो वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर ही थे, जो मैंने आपको अभी बताया था। बात कर लेते हैं लास्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की। अब तक आप लोग रेल में जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, वहां पर क्या करते थे, आप प्रॉपर ट्रेन का स्टेटस देख सकते थे कि हाँ भाई इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन इस टाइम पर आएगी, वहां से इस टाइम पर चलेगी। अब फाइनली दिल्ली के अंदर ऐसा होने जा रहा है, जो दिल्ली के अंदर बसेस चलती हैं, यानी कि डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर जो ये ग्रीन वाली, रेड वाली बसेस चलती है, इनका प्रॉपर रियल टाइम स्टेटस आपको मोबाइल के अंदर पता चलेगा, गूगल मैप के अंदर पता चलेगा कि भाई कौन से नंबर की बस फिलहाल कहां पर है, हमारे स्टॉप के ऊपर वो बस किस टाइम पर आएगी, फिलहाल जैम वगैरह में कहां पर फंसी हुई है। तो ये सभी रियल टाइम डिटेल जो मिलेगी वो बहुत जल्द मिलने वाली है। किसके थ्रू मिलेगी? गूगल के थ्रू। ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने किया? दिल्ली ऐसा करने जा रहा है। किसके साथ मिलकर? गूगल के साथ मिलकर, यानी कि गूगल ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि भाई गूगल मैप पॉपुलर है रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह का पता चल जाता है। तो फाइनली गूगल के साथ इन्होंने ये भागीदारी की है, साझेदारी की है। यह डील गूगल और दिल्ली परिवहन मंत्रालय, दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बीच में हुई है। याद रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। साथ ही दिल्ली परिवहन मंत्रालय और गूगल के बीच में ये डील हुई है, और ये दिल्ली की बसेस का ही स्टेटस बताएगा, फिलहाल ऑल इंडिया का नहीं, जो दिल्ली के अंदर डीटीसी बस चलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपने नोट किया होगा और एंजॉय भी किया होगा। अब फाइनली यार मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा, क्योंकि यार आप भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि हाँ आपको आइडिया लग सके कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा। यार जब से ये लगाया है ना, मैं तो परेशान हो गया, मतलब हाथ भी टच हो रहा है तो ये मतलब आगे चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक्स का इंग्लिश एडिशन लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज करिए और थोड़ा जबरदस्त वाली प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हिंदी की ऑलरेडी काफी टाइम से अवेलेबल है, टोटल हमारी 9 बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।